डिफेंस को कैसे संभाला जाता है। पहले दिनेश शर्मा, आपका रुख करते हुए फ्रांस का दौरा, हमें किन बातों पर फोकस करना चाहिए, और फिर अमेरिका का दौरा, वो कौन सी बातें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप या इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के चलते भारत के आसपास के देशों के साथ रणनीतिक समीकरण बदलते दिखेंगे आपको। दिनेश शर्मा जी। शर्मा साहब, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे और फ्रांस के साथ बड़े ऐतिहासिक मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। हमने 2006 के अंदर उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको कि 2016 के अंदर उसे अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। फ्रांस के बारे में ऐसा है कि वो एक डिपेंडेबल फ्रेंड है और उसका हमारे साथ काफी सहयोग रहा है। हथियारों के मामले के अलावा भी जो है हमारे उनके साथ बड़े आर्थिक संबंध है। तकरीबन 1000 फ्रांसिस कंपनीज जो है वो भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो ये शो करता है कि फ्रांस का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे काफी है। हमारा उनके साथ व्यापार में काफी हिस्सेदारी है। कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, उनके नेता हमारे यहाँ आते हैं, हमारे नेता उनके साथ जाते हैं, और हम लोग जो है मिलके जो है वेपन्स की जो है डिजाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर सहयोग करते हैं एक दूसरे के प्रति। अब आती है बात कि हम वहां से राफेल जो है अपनी इंडियन नेवी के लिए लेना चाहते हैं, जिससे कि हम अपना समुद्र के अंदर जिस प्रकार के हमें अभी चैलेंजेस मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान से, तो हमें अपने हितों की रक्षा के लिए राफेल मैरीन चाहिए, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं उनके ऊपर से ये ऑपरेट कर सकते हैं। राफेल की एक मैरीन राफेल की एक जो कैरेक्टरिस्टिक में मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये दोनों जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। ये शोर से भी कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज जा सकते हैं, टाइमली इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, टाइमली फोटोग्राफ पास कर सकते हैं। तो इस नजरिए से ये जो है हमारी नेवी के लिए एक शक्तिशाली होगी। इसके अलावा जो है हम जो है सबमरीन भी जो है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, हम चाहते हैं फ्रांस से उनको खरीदना, और उसके लिए भी बातचीत हो सकती है। दूसरा जो है बाकी जो एजुकेशन के सिस्टम है, अभी हमारे कनाडा के साथ जो है संबंध ठीक नहीं है। हमारी तरफ से नहीं खराब हुए थे, कनाडा ने हमारे साथ खराब किए थे। तो हमारे जो स्टूडेंट स्टडी के लिए जाते थे कनाडा के अंदर, अब फ्रांस जो है हमें तकरीबन 30,000 के आसपास जो है वो स्टूडेंट वीजा देना चाहता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए कि वो जाके अपना फ्रांस के अंदर, जहां पर किसी प्रकार की कोई एंटी इंडिया फीलिंग नहीं है, तो वहां पे वो सिक्योर होंगे और अब अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। इसके अलावा जो है जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब वहां पर गए हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्लीन एनर्जी के लिए उनके साथ और एग्रीमेंट हो, न्यूक्लियर रिएक्टर लें अपना पीसफुल पर्पसेस के लिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होने वाली है कि मार्सिल में जाके हमारा एक वाणिज्य दूतावास जो है, दोनों देशों के प्रमुख जो जाके उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और वहीं पर ये जो कॉमनवेल्थ का वार मेमोरियल है वहां पर भी जाके हमारे उन शहीदों को, भारतीय सैनिकों को जिन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर अपना बलिदान दिया था, उनको दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जरूरतों जो डिफेंस से ताल्लुक रखती हैं उनको वो पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। अब चलते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर जो है ना, जो हम तो अभी डिबेट कर सकते हैं, क्या एक्चुअली एजेंडा होगा उसके बारे में हमें पता नहीं। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो फ्री ट्रेड के ऊपर जो है बातचीत होगी अमेरिका और इंडिया के बीच में। दूसरा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहे कि आप अपनी डिपेंडेंसी जो है रशिया के ऊपर से जो है कम करें, एज फार एज टेकिंग बाइंग वेपन फ्रॉम द रशिया। लेकिन जैसा आपने अपने न्यूज रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता है। और हमारी जो है शर्मा साहब, हमारी इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है कि हम जो है क्या कहते हैं कॉस्टली आइटम्स खरीद लें, जो कि सब्सिक्वेंटली भी जो है उनका मेंटेनेंस, उनके स्पेस वगैरह के लिए हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। आज के अंदर जो
बेंगलोर के अंदर एरोस्पेस हुआ है, उसके अंदर काफी बातचीत हो रही है कि हमें F-35 लेना चाहिए या Su-57 लेना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि रशिया जो है वो हमें ऑफर करता है कि कोलैबोरेशन, उसमें जो है मेक इन इंडिया के भी ठीक है ऑप्शन सर, है। और डिटेल लेते हैं आपसे। आपसे और डिटेल आगे इस चर्चा में लेंगे, लेकिन ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा को भी मैं ले आता हूं। वीएन झा साहब, मैं अब आपसे और मेरे दर्शक आपके जरिए भी समझना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को। फ्रांस के साथ भारत की ये नज़दीकी और अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात, इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा भारत और आसपास के इलाकों में? मैं स्पेशली जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की इस विजिट का भारत के आसपास में क्या असर पड़ने जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये एक प्रोटोकॉल के सिस्टम में, क्योंकि प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे थे, वहाँ पे ग्लोबल एआई समिट जी। है, उसके लिए जा रहे थे, और उसके बाद अमेरिका जा रहे हैं, तो एक स्टॉप ओवर चाहे या तो जर्मनी में होता है या फिर फ्रांस में होता, तो वो फ्रांस में भी स्टॉप ओवर कर रहे हैं। जहाँ तक फ्रांस से परचेजेस, डिफेंस डील, वो सब की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार उसके लिए वो प्रिपेयर होके गए हैं। नहीं तो उनके साथ में एक अलग से डेलीगेशन भी गया होता है इससे पहले, सारी चीज़ों को एक शेप देने के लिए। वो नहीं हुआ अभी। तो कुछ जरूर एग्रीमेंट साइन होंगे, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया था कि 2016 में डिफेंस जो एग्रीमेंट था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मेंबर नेशन, फ्रेंडली नेशन का जो प्रोटोकॉल था, वो साइन हुआ था 10 साल के लिए। तो अब 2026 में फिर से ये जो होगा, तो हो सकता है कि इस बार अभी 2025 में अभी गए हुए हैं, उसको रिन्यू करें, और वो रिन्यू भी करेंगे मेरे ख्याल से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ में, क्योंकि अब पिछले कुछ सालों से आप सुन रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वो उसके तरफ हमारा ध्यान है। तो जो पहले एक ब्लाइंड एक्विजिशन प्लान होता था कि पूरी की पूरी सिस्टम, हर चीज वहां से लेना है, जैसे सबमरीन, हर चीज सबमरीन की जो है वहां से होगी, इंजन वहां का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वहां का होगा, जो सारे वेपनरीज हैं वहां के होंगे, डिजाइन वहां का होगा। आज के दिन में जहां तक नेवी की बात है, हमारे पास में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपने सुना ही होगा कि आईएनएस विक्रांत, वो इंडिया की खुद की डिजाइन है, जो कि आज के दिन में पानी में है, और बड़े एडवांस सिस्टम्स, सब सिस्टम्स के साथ में। तो ये तो हो गई नेवी की बात। और जहाँ तक सबमरीन की बात होती है, तो सबमरीन में भी आज के दिन में हमारा अपना न्यूक्लियर सबमरीन है, अरिघात, अरिहंत, ये 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो डिपेंडेंसी है विश्व के ऊपर में सबमरीन के लिए, वो आज के दिन में कम है। जरूर जो फ्रांस से पहले डील होती रही है, जो डीजल सबमरीन्स हैं, बाकी जो सिस्टम्स हैं, वो सब स्कॉर्पियन क्लास के, जैसे वो पहले भी आए थे, उसमें और भी आने वाले हैं। तो वो सब चीज जरूर कंटिन्यू है। तो जहाँ तक सबमरीन की बात है, भारत आज के दिन में सबमरीन बनाता है। जो सरफेस शिप्स हैं, भारत ने भी पिछले 8-9 साल में बहुत सारे सरफेस शिप्स बनाए हैं। तो ये आपने देखा हुआ है, और आज के दिन में जो वो एक नेवल एक्सरसाइज चल रही है, उसमें 60 शिप्स जो हैं सरफेस सबमरीन, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया के पास में नेवी की कोई पैनिक चीज नहीं है। हाँ, कुछ एक चीजें जो है जो आ रही हैं, वो सडनली स्टॉप नहीं होगा। जितने सबमरीन्स हैं, चाहे स्कॉर्पियन क्लास हो, चाहे वो बाकी जो जो कलकत्ता क्लास हो, ये सब के जो सब सिस्टम स्पेयर होंगे, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसके लिए जो भी एमओयू साइन करना पड़ेगा, वो करेंगे। अब जहाँ तक बात आती है एयरफोर्स के लिए या नेवी के एयरक्राफ्ट के लिए, तो देखिए, आप जानते हैं मैं डीआरडीओ में रह चुका हूँ, मैं एलसीए में के सब सिस्टम में काम कर चुका हूँ। तो जहां तक एलसीए की बात है, तो जहां तक नेवी के एयरक्राफ्ट की बात है, तो जब एलसीए हमने बनाया था, तो एलसीए एयरफोर्स के लिए भी था, एलसीए नेवी के लिए था। नेवी का एलसीए का बहुत सारा ट्रायल्स हो चुका है, और कुछ जरूरतें जो हैं वो नेवी एक्सपेक्ट करती है कि एलसीए में वो और बढ़ाई जाए, जिसके बाद कि उसको शिप पे डाला जाए। लेकिन ये अंदरूनी चीजें हैं। आपको याद होगा जब 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने कहा था कि एलसीए फ्लाई नहीं करेगा, तो हम सबों के जो कहते हैं ना ग्रुपिंग शोल्डर्स,
पूरे R&D की एक कम्युनिटी थी। हम लोगों के ड्रूपिंग शोल्डर्स थे कि हमने इतना सारा काम किया है और एयरक्राफ्ट आ नहीं रही फौज में। तो बहुत छोटे-छोटे चेंजेस होते हैं जिसके बाद में एयरक्राफ्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी जो जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़ जाती है। आज के दिन में जो RFA है LCA के ऊपर में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो ये चीज़ें LCA नेवी के ऊपर भी की जा सकती है। तो भारत सरकार को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर उनका थॉट प्रोसेस है कि आत्मनिर्भर, तो LCA नेवी को डिस्कार्ड ना करें। स्ट्रेट वे अगर वो रफाल एम मरीन वर्जन जो है उसका, उस पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 26 एयरक्राफ्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक तीसरा भी एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है आने वाले वर्षों में। तो ये ज़रूरतें हैं। अब सरकार का क्या सोचना है, डिफेंस फोर्सेस का क्या सोचना है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या सोचना है, ये उनका काम है। लेकिन रफाल जो मेरीन है उसके ऊपर में जरूर बातें चल रही है। अब फ्रांस में एक और चीज है, ये जा रहे हैं तो वहां पे आज के दिन में एक AI के ऊपर में बड़ा एक चर्चा छिड़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत इसलिए इंटरेस्टेड है कि वॉल्यूम के तौर पे सबसे बड़ा वॉल्यूम क्रिएटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चीन है, उसके बाद US है, उसके बाद भारत है वॉल्यूम के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से कुछ और भी देश हैं जहाँ पे क्वालिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, उस पे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो इसीलिए भारत का बहुत बड़ा स्टेक है। और जब ये लोग वहाँ पे फ्रांस में जाएंगे तो एक बड़ा सीधा मतलब बड़ा साफ सुथरा एक प्लान लेके जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्फ्रेंस है वो ये मोदी जी भी चेयर करेंगे एक सेशन को। तो उसमें पब्लिक सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर वर्क्स के ऊपर में जो होगा वो होगा। इनोवेटिव और कल्चर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कितना ट्रस्ट और फेथ रखा जाए, और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इसमें रेगुलेटर बॉडी की क्या क्या करनी पड़ेगी, क्या क्या सेफ्टी सिस्टम इसमें इनहेरेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को बड़ा छोटा सा एक दायरा है, उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एड्रेस करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक इसमें है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इंपोर्ट भी करते हैं और अपने यहाँ बनाते भी हैं। और आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जिंदगी के लगभग हर सेक्टर में, हर स्फेयर में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। ऐसा ही समिट सर 2023 में ब्रिटेन में भी हुआ था, 2024 में साउथ कोरिया में हुआ था, ये तीसरा है जिसकी भारत सह अध्यक्षता कर रहा है फ्रांस के साथ मिलकर। तो बहुत खास है और AI के ऊपर बड़ी बहस भी चल रही है। AI आगे फ्यूचर में टेक को लीड करेगा, AI बेस्ड कई चीजें पूरा नक्शा बदलेंगी। इस बारे में अभी हम सोच सकते हैं क्या क्या बदलेगा, वो तो जमीन पे आएगा। लेकिन दिनेश शर्मा जी, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स को नजदीकी से देख रहे हैं, मेरा सवाल फिर आपसे वही होगा, ट्रंप और मैक्रो से मुलाकात, इसका असर भारत के आसपास के कंट्रीज पाकिस्तान और चीन पर क्या पड़ेगा? वो किस तरीके से इस विजिट को ले रहे होंगे? शर्मा जी, ऐसा है कि जो आपके एडवर्सरीज होते हैं और इवन जो आपके मित्र देश भी होते हैं, वो आपके हर एक एक्शन के ऊपर वो नजर रखते हैं। इसका ये आउटकम उनके ऊपर क्या पड़ेगा, ये तो उसके बाद आउटकम जो आती है कि विजिट के बाद जो एग्रीमेंट होते हैं, चाहे वो रक्षा सौदों से संबंधित हो, या ट्रेड के मामले में हो, या कुछ और कॉपरेशन के बाद जो चीजें सामने आते हैं, तो उन चीजों का जो है एशिया के इलाके के अंदर जो हमारे एडवर्सरी जो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, उनका नजरिया जो है उसी मुताबिक जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हम जो है F-35 ले लेते हैं, तो F-35 लेने के ऊपर हमारी जो है एयर सुपेरियोरिटी, हालांकि ये शब्द ये टॉपिक जो है झांसर का है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा सा जो मेरा सामान्य ज्ञान है वो उसके तरीके से मैं बता सकता हूं कि अगर आपके पास F-35 आ जाता है तो आप एक प्रकार से, जैसे पाकिस्तान जो है J-20 को चाइना उसको बहुत सस्ते दामों के ऊपर, तकरीबन कोई 5 अरब के आसपास के बात जो मीडिया में है वो ले रहा है, तो उससे एट पैरिटी आ जाती है, हमारी इनसिक्योरिटी बराबर आ जाती है, और हम चाइना के लिए भी जो है एक प्रकार से थोड़ा बहुत सा उनके एयर पावर के अंदर हम डेंट डाल सकते हैं। अब उदाहरण के लिए
जैसे अभी जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। तो हम भी तो उसके ऊपर जो है पूरी नजर रखेंगे कि किस प्रकार के ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कश्मीर के ऊपर क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे संबंध जो हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ जितने गहराई से जाएंगे, उतना ही जो है हमारी यथास्थिति जो है हमारे एशिया के अंदर हमारी बढ़ेगी। ये नहीं है कि आज हमारी कोई इतने हम कमजोर हैं या हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम अपने देश के हितों की रक्षा ना कर सके। लेकिन यस, जब आपके अलायंस बनते हैं, जियोपॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आते हैं, किस प्रकार के अलायंसेस बन रहे हैं, कितने आपके गहरे संबंध हो रहे हैं, क्या आपकी डिफेंस डील होती है, इनका ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन एक एग्रीमेंट या एक विजिट से अगर कोई कैटाक्लिस्मिक चेंजेस आने वाली हैं तो ये कहना सही नहीं होगा। जी शर्मा जी। ये कहना सही नहीं होगा। वीएन झा साहब, क्या आपका भी वही यही रुख है? मैं स्पेसिफिकली ऐसी कई यात्राओं को, हाँ, हम नज़र रखते हैं, हम भी नज़र रखते हैं और हमारे एडवर्सरीज भी नज़र रखते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अब नए प्रेसिडेंट हैं, पिछली गवर्नमेंट और उसके कुछ जो बाइडेन से रिलेटेड कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अब डिस्कशन में आ चुके हैं सोशल मीडिया में, जिनका ये कहना रहा कि जो बांग्लादेश में हुआ उसको फंड जो बाइडेन करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से एक उल्टा ही थॉट लेकर, एकदम अलग थॉट लेकर प्रेसिडेंटशिप के साथ आगे बढ़े हैं। तो क्या भारत का वहां प्रधानमंत्री का उनसे मुलाकात करना और प्रधानमंत्री का मैक्रो से भी मुलाकात करना, क्या इन कंट्रीज को अब इस इशारे को देता हुआ दिखाई पड़ेगा कि जो अब तक होता रहा भारत के पड़ोस पे, उसकी चाल बदलने का वक्त इनके लिए भी आ गया है? राजीव जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इंडिया जो है, इसकी पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है या कोई छोटे छोटे देश हैं उसके खिलाफ या उसके प्रो या अगेंस्ट नहीं है। इंडिया अपनी एक नीति बनाई हुई है जिस पर कि ये चल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरा, पाकिस्तान चाइना का क्या रिलेशन होगा, चाइना रशिया का क्या रिलेशन होगा, इसके ऊपर हम ज़्यादा आज के दिन में उसको ज़्यादा हम तोल नहीं देते हैं। इंडिया अपने आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, इसको हम तोल देते हैं। तो अभी जो मोदी जी यूएस जा रहे हैं, बड़ा सीधा साधा एकदम क्लियर कट 6 चीजों पे वहां पे वार्ता होगी, और वो भी न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। एक तो सबसे पहला है ट्रेड, क्योंकि आपने सुना होगा कि बायलैटरल ट्रेड में बहुत सारे इश्यूज हैं, और खास करके ट्रम्प अभी जो हैं वो काफी एग्रेसिव हैं इसमें। टैरिफ उस पे हैं। ब्रिक्स के बारे में ट्रम्प ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ब्रिक्स को जो अपना करेंसी है यूज करते हैं वो यूज नहीं करना चाहिए, उनको डॉलर यूज करना चाहिए। तो ये सब चीजें ट्रेड के अंदर में आएंगी। ट्रेड के अंदर में और भी जो बहुत सारी चीजें जो चल रही बहुत पहले से, वो भी आएंगी। इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर में बात होगी। यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सीईटी जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर में बात होगी। डिफेंस कॉपरेशन होगा, उसमें जो एक जी इंजन के लिए हमने G414 के लिए जो हमने ऑलरेडी एमओयू ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, उसकी निटी ग्रिटी वर्कआउट हो रही है कि किस तरह से किया जाए। इंडिया अभी भी चाहता है कि इसके ज़्यादातर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बनाए जाएं, टीओटी के अंदर बनाए जाएं। यूएस चाहता है, जैसे आपने ऑलरेडी बात कर ली है, कि यूएस टीओटी देने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिचकिचाता है, तो वहां पे ये है। दूसरा, एक प्रेडेटर ड्रोन है MQ-9 के बारे में, वो भी खरीदना चाहता है, लेकिन उसमें भी वहीं पे आके अड़ंग लगता है कि भारत चाहता है कि ये मेक इन इंडिया के तहत यहाँ बनाया जाए, ज़्यादातर कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाए जाएं, ज़्यादातर सिस्टम सब सिस्टम यहाँ पे बनाए जाएं। यूएस चाहता है कि MQ-9 के ऊपर में कोई भी सिस्टम सब सिस्टम जो है उसका टीओटी ना दिया जाए। तो ये हो गया डिफेंस कॉपरेशन में। उसके बाद आपने कहा था F-35 या रशिया का Su-57, अभी फिलहाल इंडिया इसके बारे में नहीं सोच रहा है। इंडिया अपना खुद LCA बनाया हुआ है, LCA Mark 1, Mark 1A बनाया हुआ, Mark 2 बना रहा है और AMCA बना रहा है। तो इंडिया प्रोग्रेस पे है। मेक इन इंडिया के और आत्मनिर्भर प्लान के अंदर में है। जल्दीबाजी में नहीं है कि F-30 में अभी खरीद लेंगे, F-35 खरीद लेंगे या Su-57 खरीद लेंगे, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। और जो सेकंड लास्ट थी वो काउंटर टेररिज्म,
वो आज के दिन में एक बहुत इमर्जिंग इशू है, जो कि सबों को चैलेंज करती है। और इंडिया के नेबरहुड में या आज के दिन में तो अमेरिका को, उसको भी परेशान कर रही है। बांग्लादेश है, गाजा है, सीरिया है, और भी बहुत सारे देश ले लीजिए। ये काउंटर टेररिज्म पे बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडो पैसिफिक में क्वाड को कैसे सशक्त बनाना है, ये चीज उनको देखना है। क्योंकि स्क्वाड में आप याद रखिए, इसमें सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं है। ऑकस बनने के बाद जो बात चल रही थी कि क्वाड में सिक्योरिटी एलिमेंट भी डाला जाएगा, वो नहीं हो गया। ऑकस सारा का सारा जो मिलिट्री, लेकिन क्वाड में फ्रांस नहीं है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि क्वाड का विस्तार भी आगे आने वाले दिनों में, जैसे आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न भी उसमें जोड़े जाएंगे, तो उसका विस्तार भी आप देखते हैं इन नजदीकियों के चलते? बिल्कुल बिल्कुल। क्वाड का देखिए, अभी फिलहाल तो 4 मेंबर्स में हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है। आप ब्रिक्स को देख लीजिए। ब्रिक्स शुरू हुआ था, जो 5 कंट्री हैं उनसे शुरू हुआ था। आज के दिन में कितनी बड़ी मेंबरशिप है। तो इसी तरह से G20 भी शुरू हुआ था, G7 चल रहा है। तो सबों का जो एक्सपेंशन है आज के दिन में लाजमी है, क्योंकि कोई भी कंट्री पीछे नहीं छूटना चाहता है। और जहां भी उसका स्टेक है, जहां पे भी वो अपना पांव जमा सकते हैं, वो पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उस ग्रुप में, चाहे G5 के ले लीजिए, G7 के ले लीजिए, या G20 के ले लीजिए, अगर रूम है उसमें पांव पसारने के लिए, तो जरूर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं इशारे समझ रहा हूं, आप पांव दोनों पसार एक्सपर्ट के इशारे भी समझ रहा हूं। हालांकि बहुत सारे लोग अभी इन मुद्दों को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन एक्सपर्ट जरूर प्रधानमंत्री की विजिट, AI समिट और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, इसको एक चेन के तौर पर देख रहे होंगे कि कहां एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्या ये एडवर्सरीज को ध्यान में रखते हुए ये यात्राएं हो रही हैं, या फिर भारत इंडिया स्पेसिफिक के तौर पर इन यात्राओं को लेकर आगे बढ़ रहा है? अगले कुछ एक दिनों में प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान हम समझ जाएंगे इन यात्राओं से निकल के आने वाले परिणामों को। वीएन झा साहब, आपका और सर शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने समय निकाला कीमती, और हमारे साथ इस चर्चा में आप शामिल हुए। बढ़ते हैं आगे इस वक्त।